नमस्कार। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसे पूरा देखें और बहुत बारीकी से समझें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक ऐसा मुद्दा जो हमारी पूरी धरती को प्रभावित कर रहा है और हमारे आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट बन के इस धरती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पूरे मौसम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसका विश्व की राजनीति में, जो वैश्विक राजनीति है, उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और हम ये भी जानेंगे कि इसका समाधान। आइए बात करते हैं हम इस धरती के सबसे बड़े संकट पर, जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। हम अंग्रेजी में इसे क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। तो हम जिस जलवायु में रहते हैं वो जलवायु जो है वो खास तरह की गैसों की वजह से ही हम रह पा रहे हैं और उनका एक खास संतुलन है। अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो इंसानों का इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ इंसानों का ही नहीं, यहाँ पे जीव जंतुओं का और यहाँ पे वनस्पति, हर एक चीज़ का यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। ये मनुष्यों की गतिविधियों की वजह से ये परिवर्तन हो रहा है। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि मई जून में भयंकर हीट स्ट्रोक आ रहे हैं और उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि जो बारिश आ रही है तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है और कहीं पे भयंकर बारिश हो रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि डैम टूट रहे हैं। जब डैम टूट रहे हैं तो नदियों में बहुत पानी आ रहा है। आसपास बगल में जो जिनके घर बने हुए हैं, जो शहर बने हुए हैं, वो शहर डूब में आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये है ग्रीन हाउस गैसों का असंतुलन। अब आइए जानते हैं कि इन ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें होती हैं और ये काम क्या करती हैं। दोस्तों, जब सूर्य से किरणें निकलती हैं तो वो सीधे धरती पर नहीं टकराती, बल्कि सबसे पहले हमारे वायुमंडल पर जो ओजोन परत है उस ओजोन परत से टकराती हैं और ओजोन परत से के अंदर आती हैं और इसके बाद धरती पर टकराती हैं। और जब धरती पर टकरा करके वो फिर से वापस जाती हैं तो वो ओजोन परत कुछ किरणों को वापस जाने देती है और कुछ किरणों को फिर से धरती की तरफ भेज देती है। और जिसकी वजह से हमारा जो ग्रीन हाउस बना हुआ है, जिससे हमारे यहाँ पे हमको गर्मी महसूस होती है। दोस्तों, अगर ये ऐसा ना हो तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे और ये हमारी धरती में जो पर्यावरण है ये पूरा असंतुलित हो जाएगा और यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो दोस्तों पर्यावरण बना है, ये पर्यावरण में जिसके अंदर हम लोग रहते हैं उस पर ग्रीन हाउस गैसों का बहुत महत्व है। और आप समझ लीजिए कि इसमें 78% नाइट्रोजन है पूरे वायुमंडल में, 21% ऑक्सीजन है और बाकी जो बचता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें कहलाती हैं। और ग्रीन हाउस गैसों में पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है फ्लोरोकार्बन गैसेस। ये जो अन्य गैसें हैं, ये अन्य गैसें बहुत महत्वपूर्ण गैसें हैं और इनकी वजह से ही जीवन निर्भर है। दोस्तों, आज इन गैसों में असंतुलन पैदा हो गया है और आइए जानते हैं इन्हीं गैसों के बारे में। और इन्हीं गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। दोस्तों, जो हमारी तरक्की है इसकी हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है और इस तरक्की के लिए हम लगातार कोयला जलाते चले जा रहे हैं, लगातार लकड़ियों को जलाते चले जा रहे हैं, अंधाधुंध वनों की कटाई हुई है और लगातार इतने मोटर, गाड़ी, वाहन, तमाम इतने ईंधनों जो रोज लगातार ईंधन जला रहे हैं, जिससे जो गैसें उत्सर्जित हो रही हैं वो वायुमंडल पे मिल रही हैं और इनसे खास तरह का एक असंतुलन पैदा हो रहा है। आज जो आधुनिक युग में जो लोगों को रहन सहन का जो लाइफ स्टाइल है वो बदल रहा है, जिसकी वजह से भी हमें संकट पैदा हो रहा है। जैसे आज रेफ्रिजरेटर से जो गैसेस निकल रही हैं वो बहुत हानिकारक गैसें हैं, जो एसी चला रहे हैं वो एसी से जो गैसें निकल रही हैं वो बहुत ही हानिकारक गैसें हैं। तो मित्रों, इस तरह से जो पूरी दुनिया में आप सोचिए कि कितना गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। फिर जो कृषि कार्यों में भी, जो पशुपालन है उसमें भी जो हम
उसके अवशेष इकट्ठे करते हैं और उनको सड़ाते हैं, उसमें भी जो गैसेस निकलती हैं वो भी बहुत हानिकारक होती हैं। और इसके साथ साथ जो हम उन उत्पादों को, जो अवशेष बचते हैं, उनको जब हम जलाते हैं तो उससे जो वायुमंडल में जो उस जब हम जलाते हैं तो उससे जो गैसेस बनती हैं वो गैसें भी बहुत ही नुकसानदायक गैसें हैं। और इस तरह से आज हमारे पूरी धरती पर एक संकट पैदा हो गया है। और इस संकट को ही हम जो है साधारण भाषा में कहें तो धरती को बुखार आ गया है, या यूं कहें कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। माने पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, वैश्विक गर्माहट बढ़ रही है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो हजारों सालों से जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जमे हुए थे वो पहाड़ दरक रहे हैं, और वो पहाड़ पिघल पिघल के नदियों में आ रहे हैं और नदियों में बाढ़ आ रही है। और इससे हो ये रहा है कि समुद्र का जो पानी है उसका लेवल बढ़ रहा है। तो इससे एक नए तरह की समस्या पैदा हो गई है। जो समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं उन शहरों में आज संकट पैदा हो गया है, वो डूब की कगार में आने की स्थिति में है। और कई शहर को अलर्ट कर दिया गया है कि कुछ ही सालों में आप ये एरिया आपका डूब में आने वाला है, आप नए विकल्प तलाश लीजिए। तो दोस्तों, ये जो हम अंधाधुंध जिस तरह से हम विकास के नाम पर जो हम कर रहे हैं उससे एक बड़ा संकट धरती पर पैदा हो गया है। और सिर्फ उससे इस तरह का ही नहीं हुआ है दोस्तों, इससे पूरे मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं। आप देखेंगे कि गर्मी में भयंकर गर्मी हो रही है, जो असहनीय गर्मी हो रही है। लोगों के जो पंखे, कूलर, एसी फट रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंसानों का उसके जो सोचने की क्षमता पर फर्क पड़ रहा है। जो जीव जंतुओं की जो बहुत सारी प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, और कुछ जातियां विलुप्त होने की कगार पे आ गई हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इनका बहुत वैश्विक असर होने जा रहा है। और वर्षा के पैटर्न में भी आप देखेंगे कि कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है और कहीं पे बहुत लगातार सूखा पड़ते चले जा रहे हैं। कहीं आप देखेंगे कि बादल फट रहे हैं, तो कहीं आप देखेंगे कि पहाड़ दरक रहे हैं। तो ये जो इस तरह से अंधाधुंध जिसको हम विकास मान बैठे हैं वो हम जो कर रहे हैं, इससे एक बार रुक के और सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। और पूरी धरती पर जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और ये इंसानों के लिए बहुत हाई अलर्ट लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। जो वैज्ञानिकों ने सोचा था कि इतनी गर्मी तो आगे 50 साल बाद जो एस्टिमेट लगाया था वो गर्मी अभी होने लगी है। तो मित्रों, वैज्ञानिकों के आंकड़े भी फेल हो रहे हैं। तो इस तरह से एक नया संकट धरती पर पैदा हो गया है, और ये नया संकट जो पैदा हुआ है उसके कर्ता धर्ता भी हम ही हैं। हमारी लाइफ स्टाइल है और हमारे नेतागण हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि गर्मी नहीं बढ़ी है बल्कि हमारे शरीर की क्षमता कम हो गई है। तो इस तरह से जब हम चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं तो दोस्तों हम कितनी चिंता करते हैं हम अपनी धरती के बारे में, और कितनी चिंता करते हैं हम इस मानवता के बारे में और जीवों के बारे में। तो आइए हम इसी विषय पर आज और अभी विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम अगर इसी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखें तो हम फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम देखेंगे कि जो हमारी उत्तरी भारत है उस पर हमारे यहाँ पे फलों की खेती होती है, उसमें अनार हैं, उसमें सेब हैं। तो खासकर जो सेब हैं, सेब के लिए एक खास तरह के तापमान की ज़रूरत पड़ती है। मित्रों, वो तापमान आज बिगड़ने लगा है, और सेब फल जो है उसमें मिठास कम हो गई है, और दूसरा उसका जो एरिया है जहाँ पे सेब फल उगते हैं वो एरिया भी सिकुड़ता चला जा रहा है। तो इस तरह से एक जो उत्तर भारत की फसल है वो फसल खत्म होने की कगार पर है। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे मित्रों की जो ठंड की फसलें हैं, जैसे कि गेहूं है, दलहन है, तिलहन है, तो ये इन फसलों के लिए हमें एक खास तरह के तापमान की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो उतनी ठंडी नहीं पड़ेगी तो हमारा गेहूं भी नहीं होगा, हमारी दलहन भी नहीं होगी और हमारे तिलहन भी नहीं होंगे। हाँ, बेशक गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो आपको फिर धान की 2 फसलें हो सकता है कि करनी पड़ जाए। तो इस ढंग से देखा जाए तो आपकी जो खाद्य श्रृंखला है, जो आपकी खाने की आदतें हैं, जो फूड हैबिट्स हैं, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा।
और आप देखेंगे कि जब आपकी दलहन और तिलहन ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप उसका इंसानों में उसके न्यूट्रिशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी आज बहुत ही चिंता की बातें हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग का आप जो असर देखेंगे कि जो अंधाधुंध जंगलों की कटाई हुई है, तो जो जंगलों के जानवर हैं उनके जो उनके लिए जो आवास है वो आवास ख़त्म हो गए हैं। जंगलों में जो जैसे बड़े जानवर हैं, हाथी हैं, तो वो हाथियों को रहने के लिए अब जंगल नहीं बचे हैं, तो वो हाथी जंगल से निकल कर के आसपास के गांव में जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप मैदानी इलाकों में भी अगर आप देखेंगे तो पेड़ों के कटने से बंदर जो है वो गांव की तरफ आ रहे हैं, और बंदरों का आतंक आपको हर गांव में अब मिल जाएगा, क्योंकि आप हम सब ने वो उनका जहां रहवास था वहां पे खेती करना शुरू कर दिया है। वहां पे हमने अपने गोदाम बना लिए हैं, वहां पे हमने अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं। तो वो कहाँ जाएं, तो उन्होंने आपके गांव में वो आना शुरू कर दिए हैं, आपके शहरों में आना शुरू कर दिए हैं, वो आपके घरों में आना शुरू कर दिए हैं। और एक तरीके से ये देखा जाए तो इंसानों का और जानवरों का एक अघोषित सा युद्ध शुरू हो गया है। और आप देखोगे कि इस युद्ध में इंसान भी मारे जा रहे हैं और जानवर भी मारे जा रहे हैं। मैदानी इलाकों पर देखेंगे तो आज सड़कों में हजारों हजार मवेशी आपको बैठे मिलेंगे। मवेशी देखेंगे तो रोड में बैठे मिलते हैं, और रात में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप अगर किसी हाईवे से निकलेंगे तो कम से कम आपको हर रोज सैकड़ों मवेशी ट्रकों के नीचे आपको मरे हुए या घिसटते हुए आपकी अगल बगल में आपको ऐसे दृश्य देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आज मवेशी भी संकट में आ गए हैं, और दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद इंसान भी इसी तरह के संकट में आने वाले हैं। दोस्तों, इस समस्या को लेकर एक वैश्विक लेवल पर समझौता हुआ 2015 में, जिसे हम पेरिस समझौता कहते हैं। पेरिस समझौता में 195 देशों ने हिस्सा लिया था, और उसमें जो समझौता हुआ था और उसमें ये तय हुआ था कि हम पूरी धरती का तापमान 2 डिग्री कम करेंगे, ये लक्ष्य रखा गया था। दूसरा उसमें ये भी हुआ था कि हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकेंगे। लेकिन समझौता कितना कारगर हुआ और कितना देशों ने अमल किया, लेकिन इसका क्रियान्वयन लेवल पे कुछ हो नहीं पा रहा है, और दुनिया के देशों में किसी तरह का और बहुत इसमें चिंता नहीं जताई जा रही है, लोग इसमें चिंतित नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरी मानवता का संकट है। असल में जो देश तरक्की कर चुके हैं, जो विकसित देश हैं, अपनी किसी भी तरह की सुख सुविधाओं में कटौती करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो पिछड़े हुए देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके ऊपर वो प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप अपने यहाँ पे गैसों के उत्सर्जन को रोकिए। तो दोस्तों, जो पिछड़े देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको अपने यहाँ पे तमाम तरह की सुविधाओं को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और आज के समय पे जो ऊर्जा है वो अभी भी तेलों को जला करके ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, और जीवाश्म फॉसिल या यूँ कहें कि कोयला जला करके जो ऊर्जा है उत्पन्न हो रही है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो जो विकासशील देश हैं कह रहे हैं कि आपने तो पहले इतना उत्सर्जन कर दिया है, अब हम पे आप प्रतिबंध लगा रहे हो। तो इस तरह की जो बहसें हैं वो बड़े लेवल पे चल रही हैं। और विकसित देश हैं, वो विकसित देश पैसा देते हैं कि आप अपने यहाँ पे जंगल लगाइए, लेकिन दोस्तों इसमें आप ये भी देखिए कि हमारे पास जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें निश्चित मात्रा में हैं। अगर हम उन ज़मीनों में जंगल लगा देंगे तो फिर हम अपनी फसलें कहाँ उगाएंगे। ये संकट हमारे सामने आज पैदा हो चुके हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई तरह की जो हमारे जो कि ऐसे सुझाव हमारे किसानों के सामने आज आ रहे हैं कि आप अपनी खेती में गेहूं और चावल छोड़ के फला जटरोपा लगा लीजिए, फला अरंडी लगा लीजिए, फला वाला पौधा लगा लीजिए, ये इतने में जंगल लगा लीजिए, हम आपको इतना अनुदान देंगे। तो इस तरह की जो स्कीमें भी आ रही हैं, ये स्कीमों के पीछे भी इसी तरह के कुछ मंसूबे होते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर वैश्विक राजनीति में जो वैकल्पिक ऊर्जा की बात की जा रही है, उसमें जो नीतियां बनाई जा रही हैं, उन नीतियों में भी
जो देश हैं वो अमल नहीं कर रहे हैं, और उनके बजट में अगर आप देखा जाए तो उस बजट में उस तरह की नीति के लिए कोई फंड नहीं होता है, या बहुत नॉमिनल फंड होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए रखते हैं कि हमने इतना पैसा दिया है, पर एक्चुअल में वो हो नहीं रहा। तो जो वैकल्पिक ऊर्जा से मतलब है हमारा कि आप जो कोयला जला रहे हैं उसको बंद करके, आप जो तेल जला रहे हैं उसको बंद करके, उसकी जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसमें है सौर ऊर्जा, उसके अंदर आती है जल विद्युत परियोजनाएं, और उसके अंदर आती हैं विंड विद्युत परियोजनाएं। मतलब जो हम कोयला जला करके विद्युत बना रहे हैं उसको कम करके हमें सौर ऊर्जा से विद्युत बनानी होगी, हमें जल विद्युत परियोजनाएं बनानी होंगी, और हमें पवन विद्युत परियोजनाएं बनानी होंगी। तो ये ऐसी वैकल्पिक परियोजनाएं हैं जिनसे किसी भी तरह की कोई गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। इसलिए जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिनसे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऐसे हमको उन परियोजनाओं को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा जो गैसों का उत्सर्जन करते हैं, और हमको इन नीतियों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। परंतु ये दुनिया के देशों में ये हो नहीं पा रहा है और वो इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताई ये तो समस्या है, लेकिन इसका समाधान क्या है? दोस्तों, इसका तो समाधान ये है कि हमें ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जिसमें कि हम शून्य कार्बन उत्सर्जन नीति, मतलब हम जो जितनी भी हमें ऊर्जा है हम ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करें जिससे कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य इस तरह के जो हानिकारक गैसें हैं वो धीरे धीरे घट के हमको शून्य स्तर तक हमको लाना पड़ेगा। मित्रों, जो अंधाधुंध जंगलों की कटाई हुई है उनको तुरंत रोकना पड़ेगा, और जो जंगल खाली पड़े हुए हैं उन पे हमको जंगलों में पौधे रोपण करके और नए जंगल हमको बनाने पड़ेंगे। अधूरे हैं उन जंगलों का हमको पुनर्नवीनीकरण करना पड़ेगा। जो हमारी शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति में भी हमको इस तरह के पाठ्यक्रम शामिल करने पड़ेंगे जिससे देश के हर एक नागरिक को इस समस्या के बारे में पता चले, और वो ऊर्जा जो उसका कंजम्पशन है, जो ऊर्जा जो खपत है, वो उस ऊर्जा को वो कम करे, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ वो आगे बढ़े। जैसे कि हम जिस तरह से हमारे घर बनाए जा रहे हैं, उन घरों में बिना बिजली के रहा नहीं जा सकता है, तो हमको घरों की संरचनाओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और घरों में जो मटेरियल उपयोग हो रहा है उन मटेरियल के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा, जिससे कि हम गर्मी के समय हम ऐसे घर हमारे हों उनमें हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत ना पड़े और हम बिना बिजली के भी रह सकें। या अगर हम देखें तो ठंड के समय में भी जब बहुत ठंड पड़ती है तब भी हमारे घर बहुत ठंडा जाते हैं, तो हमको ऐसे घरों को बनाना होगा जो गर्मी में गर्माए ना और ठंडी में वो ठंडाए ना। दोस्तों, इसमें हमको जो साइंस एंड डेवलपमेंट हैं, जो रिसर्च सेंटर हैं, उनको हमको बजट और बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि वो नए नए तकनीकों के बारे में हमारे वैज्ञानिक उसमें सोचें और लोगों के रहन सहन और जीवन यापन के लिए जो नई नई ऊर्जा है और जो हमको नए नए तरीके हैं वो बता सके। इसके लिए हमको उनको बजट देने की ज़रूरत है। अंत में दोस्तों ये है कि पूरी दुनिया के देशों को उससे कई बार बैठना होगा और इसमें एक नीति, स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी और सभी देशों को एक साथ बैठ के एक फोरम बना के और इन नीतियों पर विचार करना पड़ेगा। अंत में ये है कि दोस्तों, ये जो जलवायु परिवर्तन है ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें एक ठोस नीति बनानी पड़ेगी दोस्तों। और जिस तरह से आज अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही है उसे रोकना पड़ेगा, और जिस तरह से आज नदियों में अंधाधुंध बांध बनाए जा रहे हैं उन बांधों के भी दूरगामी परिणामों को हमको देखना पड़ेगा। और इस तरह से पहाड़ों को काट के चौड़े चौड़े सड़कें बनाए जा रहे हैं, ये सब बहुत ही दूरगामी भयावह परिणाम देने वाले हैं। तो मित्रों, जब भी हम कोई इस तरह की परियोजना बनाते हैं, इस तरह की कोई योजना बनाते हैं, तो उसमें हमको ये सारे के सारे बिंदुओं को बहुत ख्याल रखना होगा, और जिससे इंसान बचेगा तो ये सड़कें काम आएगी, इंसान बचेगा तभी तो ये पावर सेक्टर काम आएगा, इंसान बचेगा तभी तो ये बिजनेस काम आएगा, और इंसान बचेगा तभी तो ये चीज़ काम आएगी। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर ये हमारी तरक्की किस काम की। तो आइए दोस्तों, बैठ के एक बार विचार करके इन सारी चीज़ों को हम विचार करें और आगे बढ़ें।